गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फ्रॉम क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो जो हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो लिखा है खुशवंत सिंह ने, दैट इज़ आवर ऑथर। तो इसमें स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि ये वाले जो एक्सप्रेशंस है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, अ टर्निंग पॉइंट, एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation, a veritable bedlam of chirpings, frivolous rebukes, the sagging skin of the dilapidated drum। तो फिर ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं हमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा और इसका मीनिंग समझना होगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। सो हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। तो ऑथर कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बाकी सभी लोगों की ग्रैंड मदर की तरह बहुत ही बूढ़ी औरत थी। शी हैड बिन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द लास्ट 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो कहते हैं कि जो जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मतलब 20 years से मैंने उन्हें हमेशा ओल्ड और wrinkly देखा है, मतलब उनकी झुर्रियाँ है और वो बहुत बूढ़ी है। जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो ऐसी ही थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बिन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड हस्बैंड। तो जो लोग थे वो बताते थे कि वो पहले बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और बहुत ही जवान हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। पर ऑथर ने, बिकॉज उन्होंने बचपन से उनको ऐसे ओल्ड वुमेन देखा है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था ये बिलीव करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट सी वॉल में ऊपर उनका पोर्ट्रेट टंगा हुआ था, मतलब उनकी फ़ोटो टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो उन्होंने एक टर्बन पहनी थी, मतलब पगड़ी पहनी थी, और बहुत ही लूज लूज क्लोथ्स पहने थे जो टाइट फिट नहीं थे। His long white beard covered the best part of his chest। तो उनकी दाढ़ी जो थी बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो उनकी चेस्ट को भी बहुत कवर कर रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे आदमी नहीं लगते थे जिनकी वाइफ होगी या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। पर वो ऐसे दिखते थे जैसे बस उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगी। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, वो कहते कि जहाँ तक कि ये बात आती कि मेरी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी हुआ करती थी किसी टाइम पे, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। वो कहते कि ये बात मेरे को सोच के अजीब सा लगता है, बहुत ही ज़्यादा घिन आती है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो वो हमेशा बताती रहती थी कि वो बचपन में क्या गेम्स खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like fables of the prophets she used to tell us। तो ये सब बातें ना उनको बहुत ही absurd लगती थी। absurd का मतलब कि बहुत ही अजीब लगती थी, odd लगती थी, और undignified मतलब कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो टाइप चीज़ है। कि जैसे अगर उनके ग्रैंड मदर को वो इमेजिन कर रहे हैं तो वो उन्हें इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है। टू इमेजिन समबडी प्लेइंग गेम्स जो अभी खेलते हैं, तो उनको बहुत ही अजीब लगता था ये सोच के। लगता था कि आप ये कर कैसे सकते हो, लेकिन उनको शोभा नहीं देगा ये सब गेम्स खेलना। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। और वो ऐसे उनके बारे में सोचते थे जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में कुछ स्टोरी बताई जा रही हो। फेबल्स होती है शॉर्ट स्टोरीज, प्रॉफिट्स होते हैं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो हिस्ट्री में, जो थोड़े होली हो। तो प्रॉफिट्स मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो उनको स्टोरी सुनाई जाती थी उनके ग्रैंड मदर के थ्रू, तो वो सब उनको ऐसे फेबल्स की तरह ट्रीट करते थे कि ठीक है अवतारों की स्टोरीज़ वो हमें सुना रही है, बट वो बिलीव नहीं कर पाते थे सब। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फ्लैट एंड स्लाइटली बेंट। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत शॉर्ट थी, मतलब थोड़ी हाइट में छोटी थी काफ़ी, और बहुत मोटी थी। और उनका जो स्पाइन था वो बेंट था, मतलब वो हमेशा झुक के चलती थी, स्लाइटली बेंट। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो उनका जो फेस था उनमें इतना ज़्यादा रिंकल्स था कि उसमें ऐसा लगता था कि क्रिस क्रॉस हो रहा है सब कुछ, हर जगह। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब हर जगह था। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बिन एज वी हैड नोन हर। तो वो कहते कि हमें सबको पता था कि वो बिल्कुल, हम बिलीव ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें पता है कि वी वर सर्टन मतलब वी वर श्योर अबाउट इट कि वो हमेशा से वैसी ही थी जैसे हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। तो वो कहती कि बहुत बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि उससे ज़्यादा वो बूढ़ी कोई हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years।
और वो उसी सेम बूढ़ी एज में वहीं पे स्टक रह गई, मतलब हमेशा वहीं पे उसी एज को कंटिन्यू करती रह गई। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, वो कहती कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, वो कहती कि बट वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा अंदर से दिल से सुंदर होती थी। वो कहती थी कि प्रिटी मतलब अट्रैक्टिव, कि वो कभी अट्रैक्टिव हो ही नहीं सकती थी, बट वो हमेशा से बहुत ही सुंदर रही हैं। She hopped about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary. तो वो घर में घूमती रहती थी घर साफ़ करने के लिए, उनको बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट बनाने के लिए फ़र्श को, और अपने हाथ रखती थी अपने वेस्ट के ऊपर, मतलब कमर पे, सो दैट वो अपने स्टूप को, मतलब अपने झुकने को थोड़ा सा बैलेंस कर पाए। द अदर, और दूसरे हाथ से वो अपने बीड्स से रोज़री बोलती थी, मतलब जो अपना प्रेयर होता था उसको जाप करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। तो उनके जो सिल्वर लॉक्स है, मतलब उनके जो सिल्वर बाल थे, और वो सुलझे हुए बाल नहीं होते थे, हमेशा उलझे हुए होते थे। तो हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। तो वो बाल हमेशा उनके फेस पे आते रहते थे, स्कैटर होते थे मतलब बिखरे हुए होते थे। अनटाइडी मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइडी लुक नहीं आता था, क्लीन नहीं लगता था, वो बहुत ही ज़्यादा शाबी लगता था। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, पेल मतलब कलरलेस फेस, पकर्ड मतलब रिंकल्स तो उनके ऑलरेडी है, और फिर वो अपने फेस को थोड़ा बहुत भी टाइट करती थी तो रिंकल्स और अच्छे से दिखते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इनऑडिबल प्रेयर। तो फिर वो इनऑडिबली ऐसे बिना आवाज़ निकाले प्रेयर्स हमेशा जाप करती रहती थी। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, वो कहते कि हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो उनको विंटर लैंडस्केप से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं कि वो एकदम विंटर लैंडस्केप की तरह लगती थी, जैसे सामने वो एक व्यू देख रहे हो, विंटर में माउंटेन्स को देख रहे हो, एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी सीनरी देख रहे हो। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो एक ऐसी जगह की तरह लगती थी जहाँ पे प्योर वाइट सेरेनिटी हो। सेरेनिटी मीन्स खुशी, और प्योर वाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर खुशी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कि वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल वाइब्स देती है उनको, और बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि की फीलिंग भी देती है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वो गुड फ्रेंड्स, तो वो बोलती कि मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिटी में जब छोड़ा था रहने के लिए, तो फिर उन्होंने उनके साथ छोड़ा था, उनको काम करने जाना था सिटी में, तो इसलिए उनको अपने बच्चे को ग्रैंड मदर के पास छोड़ना पड़ा। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वो कहते कि हम हमेशा साथ रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो वो कहते कि हमेशा वो मेरे को सुबह को उठाती थी और फिर स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो ऐसे अपने प्रेयर्स रोज़ सुबह को सेम तरह से बोलती थी। मोनोटोनस मतलब बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव, और मतलब जैसे एक ही चीज़ को रोज़ सुबह उठ के तुम सेम चीज़ करोगे तो फिर वो बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा और रेपिटेटिव हो जाएगा। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो इसीलिए हमेशा जब उनको नहला रही होती थी और ड्रेसअप कर रही होती थी, तो वो इसलिए वो हमेशा बार बार ही जाप करती थी मॉर्निंग प्रेयर्स का, ताकि जो उनके ग्रैंडसन हैं वो सुनेंगे और उनको भी ये सब अच्छे से दिल से याद हो जाएगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। तो जो हमारे ग्रैंडसन हैं, हमारे ऑथर हैं, वो हमेशा उनको बहुत ही ध्यान से सुनते थे, इसीलिए नहीं क्योंकि उनको लर्न करना होता था, बट इसीलिए क्योंकि उनको उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी उसको याद करने की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। फिर वो उनका वुडन स्लेट लेके आती थी। तब के टाइम पर उस समय की बात होगी जब स्कूल्स में स्लेट्स यूज़ होते थे, मतलब चौक और स्लेट के थ्रू वो लिखेंगे, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और फिर येलो चौक भी रखती थी वो उसके साथ। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और फिर एक अर्दन मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट और एक रेड कलर का पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडल्ड इट टू मी, और वो सब कुछ एक साथ बांधती थी और फिर उनको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, और फिर वो उनको सुबह सुबह को हमेशा बहुत ही ज़्यादा थिक और स्टेल चपाती देती थी, मतलब बासी चपाती देती थी बटर के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और शुगर भी होता था उसके ऊपर, स्प्रेड ऑन इट मतलब उसके ऊपर लगाया हुआ। वी वेंट टू स्कूल, फिर वो स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स,
तो जो बाकी स्टेल चपातीज़ होती थी वो विलेज डॉग्स के लिए हमेशा कैरी करती थी, मतलब लेके चलती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनके साथ स्कूल इसीलिए जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ में ही बिल्कुल एक टेम्पल अटैच्ड था। द प्रीस्ट टॉट इज द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे, मतलब जो पंडित जी होते थे, वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे और वहाँ का मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर्स इन अ कोरस। और फिर साथ के साथ ऐसा होता था कि जो चिल्ड्रन होते थे, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते थे, वो सारे रोज़ में बैठते थे वरांडा के किसी भी साइड में, और वहाँ पे बैठ के गाना गाते थे उन अल्फ़ाबेट्स को। मतलब जैसे छोटे बच्चों को कुछ भी याद करवाना होता था तो उनको थोड़ा सा ऐसे लेंथ में खींच के लर्न करवाते थे, जैसे ABCD, लाइक वी हैड अ सॉन्ग अबाउट इट, राइट। तो वैसे ही ऐसे पूरे अल्फ़ाबेट्स का एक सॉन्ग होता था, तो उनको वो कोरस में मतलब एक साथ गाना पड़ता था। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो जब वो या तो अपने अल्फ़ाबेट्स का गाना गा रहे होते थे या तो अपने प्रेयर्स का गाना गा रहे होते थे, तब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठ के अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मतलब जो उनकी होली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैठ के अंदर टेम्पल में पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो जैसे उनका स्कूल ख़त्म होता था और उनकी स्क्रिप्चर्स पढ़ना ख़त्म होता था तो वो साथ साथ घर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो आते वक्त उनके जो विलेज के डॉग्स होते थे वो हमेशा उनको टेम्पल के गेट पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो जो पूरे रास्ते उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कुत्तों को खाना डालती जाती थी, चपाती फेंकती जाती थी, तो जो पीछे डॉगीज़ होते थे वो सारे पीछे ग्राउल करते थे, मतलब आवाज़ निकाल रहे होते थे और फाइट कर रहे होते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे होते थे ताकि उनको चपाती ज़्यादा मिले। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो जब उनके पेरेंट्स ने अपना एक घर वगैरह देख लिया, वो अच्छे से सेटल हो गए सिटी में जाके, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब हमें बच्चे मतलब भिजवा दो यहाँ पे। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो वो कहते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे फ्रेंडशिप में, मतलब इसके बाद उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ी बदल गई। टर्निंग पॉइंट मतलब चेंज आने वाला पॉइंट। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। तो सभी के सभी ग्रैंड मदर बच्चे सबके सब सिटी में जाके रहने लगे। तो वो बताते हैं ऑथर कि इवन तो उनकी ग्रैंड मदर और वो एक ही रूम शेयर करते थे, पर उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी उनके साथ स्कूल नहीं आई। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। तो वो अब फिर स्कूल जाने लगे बस से, और जो उनका स्कूल था वो भी एक इंग्लिश स्कूल था। इट्स नॉट लाइक जैसे पहले वो पंडित के पास जाके पढ़ते थे ABCD, तो अब वो इंग्लिश स्कूल जा रहे हैं। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of a city house. तो वहाँ पर सिटी हाउस में वहाँ पे डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट्स में, मतलब सड़कों पे डॉग्स नहीं मिलते थे उनको, तो इसीलिए वो अब किसको फीड करने लगी, वो खाना खिलाने लगी स्पैरोज़ को, मतलब बर्ड्स को, अपने कोर्टयार्ड में ऑफ द सिटी हाउस। तो सिटी हाउस का जो बाहर कोर्टयार्ड होगा थोड़ा सा, उसमें वो वहाँ पे बैठ के स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी, मतलब बगीचा। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए तो साथ के साथ ऐसा होने लगा कि उनकी ग्रैंड मदर और उनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम होने लगा। वो अपने एक दूसरे को बहुत ही कम देखने लगे कंपैरेटिवली। जैसे वो पहले सारा टाइम अपना वक्त एक साथ बिताते थे, पर अब ऐसा होने लगा कि उनका स्कूल चेंज हो गया और अब उनको छोड़ने भी नहीं जा पाती उनकी ग्रैंड मदर, तो अब वो एक साथ टाइम नहीं स्पेंड करते उतना ज़्यादा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने कोशिश करी उनकी ग्रैंड मदर ने कि उनको सुबह सुबह वो उठाए और फिर स्कूल के लिए रेडी करे। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। तो जब वो वापस आते थे घर तो उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही खुश होकर उनसे पूछती थी कि उनके टीचर ने उनको आज क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो वो हमेशा वापस आके अब बताते थे कि ठीक है मैंने ये पढ़ा आज, तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे जो उन्होंने आज के दिन लर्न करे होंगे इंग्लिश वर्ड्स, तो वो सब वो उन्हें बताते थे और थोड़ा बहुत बताते थे वेस्टर्न साइंस के बारे में और जो भी उन्होंने पढ़ा एंड लर्निंग, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग ग्राउंड एट्सेट्रा। तो वो जो भी पढ़ते थे साइंस वगैरह के बारे में आके उन्हें बताते थे, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी और फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फिर वर्ल्ड कैसे गोल है, फ्लैट नहीं है।
दिस मेड हर अनहैप्पी। तो ये जो बात है ये सब उनको अनहैप्पी करने लगी, मतलब नाखुश करने लगी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, बिकॉज ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो अब उनको उनके लेसन्स, मतलब जो उनके चैप्टर्स जो भी वो पढ़ रहे हैं उसके साथ वो हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता ये सब। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और वो अंदर से खुद भी बिलीव भी नहीं करती थी, उनको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था जो चीज़ें उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, मतलब डिस्ट्रेस्ड थी कि वहाँ पे कोई भी उनको गॉड के बारे में नहीं पढ़ाता था। एंड द स्क्रिप्चर्स और जो होली बुक्स वगैरह होती है उनके बारे में उनको कोई कुछ नहीं पढ़ाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। तो वो एक दिन बताते हैं कि अब उनको म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, मतलब वो गाना गाना सीख रहे हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लूड एसोसिएशंस। तो उनके लिए म्यूज़िक जो था, मतलब गाना गाना वगैरह जो था, वो बहुत ही लूड था। लूड का मतलब होता है कि ऑफेंसिव इन अ सेक्सुअल वे, मतलब जैसे वल्गर, डर्टी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। तो वो सोचती थी कि ऐसे लोग गाने से एसोसिएट करते हैं, मतलब गाने को ऐसे लोग यूज़ करते हैं जैसे हार्लट्स एंड बेगर्स। हार्लट्स मतलब जो अपनी बॉडी को बेसिकली बेचते हैं, एज एन यूज़ करने देते हैं फॉर मनी। एंड बेगर्स जैसे जो पैसे मांग रहे होते हैं तो वो गाना गाते हैं कि प्लीज़ पैसा दे दो। और ये मेंट नहीं है जेंटल फोक्स के लिए, मतलब ये जेंटल फोक्स के लिए नहीं बना। अगर तुम सिविलाइज्ड हो तो फिर तुम गाना नहीं गाओगे। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो वो कुछ बोलती तो नहीं थी बट देन वो चुपचाप बैठी रहती, तो उससे से समझ जाते थे कि ये अप्रूव नहीं करती, मतलब इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। तो उस दिन के बाद उन्होंने उनसे बात करनी ही बहुत बंद कर दी, मतलब बहुत ही कम बात करी। रेयरली, रेयरली मतलब बहुत कम। When I went up to the university, I was given a room of my own. तो उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी गए, मतलब अपने फर्दर स्टडीज़ कॉलेज के लिए, तो उनको अपना खुद का रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप हुआ करती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। स्नैप्ड मतलब अचानक से ऐसे टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपना सेक्लूजन, मतलब अब अकेले रहने को एक्सेप्ट कर लिया बहुत अच्छे से, कि अब उनके पास कोई बचा ही नहीं है बात करने के लिए। तो वो रिज़ाइन कर देती है बीइंग एज अ फ्रेंड उनके ग्रैंडसन का। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीबडी। तो वो अपना जो स्पिनिंग व्हील होता है, मतलब चरखा, वो उसको कभी छोड़ती नहीं थी कि किसी से बात कर पाए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो फिर वो सुबह से रात तक, बिल्कुल सुबह मतलब सनराइज़ होगा, मतलब सूरज उगेगा, उसके बाद सूरज ढलेगा, तब से तब तक सारा टाइम अपने स्पिनिंग व्हील के सामने बैठती थी, अपना स्पिन करती थी व्हील को और रिसाइट करती थी प्रेयर्स, और अपने प्रेयर्स को जाप करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ वो आफ्टरनून में जाती थी स्पैरोज को फीड करने, मतलब खाना खिलाने। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब वो वरांडा में जाके बैठती थी, अपना जो उनके पास ब्रेड होता था उसको ब्रेक करती थी छोटे छोटे पीसेस में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। तो जब बहुत सारे इतने सारे बर्ड्स आ जाते थे उनके सामने कलेक्ट करने के लिए जो उनका ब्रेड का पीस होता था, तो वो ऐसा लगता था जैसे जैसे एक पागल खाना हो और वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आके चहचहा रही हो। बेडलम मतलब बहुत ही ज़्यादा कमोशन वाला एरिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा हलचल चल रही है और इतना ज़्यादा मेस्ड अप लगता था वो कि वो पागल खाना लगता था, मतलब बेडलम। एंड चिरपिंग्स होता है कि चिड़िया चहचहा रही है। वेरिटेबल इसलिए है कि वो एम्फेसिस करना चाहते हैं, दैट इज़ यूज्ड टू फोकस ऑन द फैक्ट कि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता था कि वो पागल खाना लग रहा होता है, इसीलिए। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। तो कुछ बर्ड्स आती थी और उनके लेग के ऊपर थोड़े से बैठ जाती थी कॉर्नर्स में, एजेस पे। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके शोल्डर पे आके बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ आके उनके सर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। तो वो सिर्फ हमेशा स्माइल करती थी, कभी उन लोगों ने उनको शू नहीं किया, मतलब उन्होंने कभी उसको भगाने की कोशिश नहीं किया, मतलब बर्ड्स को ग्रैंड मदर ने कभी भगाने की कोशिश नहीं करी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर।
तो जब वो बर्ड्स के साथ अपना खाना वाना खिला रही होती है उनको, तो वो उनका दिन का सबसे अच्छा हाफ एन आवर होता है, मतलब आधा घंटा जो होता है, तब वो सबसे खुश होती है पूरे दिन में। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि अब मैं अब्रॉड जाके पढ़ूंगा, जो बाकी आगे की पढ़ाई होगी उनकी, तो उन्हें पक्का पता था कि उनकी जो ग्रैंड मदर होंगी वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, तो उनका जो कोर्स होगा वो 5 साल का होगा, तो उन्हें पता था कि अब वो 5 साल के लिए उनको नहीं मिल पाएंगे और वो अलग होंगे उनसे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। वो कहते हैं कि उनकी एज में कोई कुछ नहीं बोल सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड। पर उनकी ग्रैंड मदर को सब पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो वो कहते कि उनको थोड़ा बहुत भी ऐसे इमोशनल भी नहीं हुई वो, जब उनको पता चला कि वो अब्रॉड जा रहे हैं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। तो वो अपने ग्रैंडसन को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती है, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। पर वो उनसे बिल्कुल बात भी नहीं करती, ना तो वो थोड़ा बहुत भी इमोशन दिखाती है, मतलब ज़रा भी अपना अंदर की फीलिंग्स दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। तो उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर बोलने में बिजी थे, और जो उनका माइंड था वो भी प्रेयर में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। तो उनकी जो फिंगर्स थी उससे वो बस अपने बीट्स को ऐसे ऐसे आगे करके अपना रोजरी को बोल रही थी, मतलब अपने प्रेयर्स को बोल रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। तो वो जब जाने लगे तो फिर उन्होंने बस उनका अपने ग्रैंडसन का फोरहेड को किस किया, मतलब उस पर पप्पी करी। एंड when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चेरिश किया, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसको मीनिंगफुली अपने दिल से महसूस किया और खुश हुए वो सोच के। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये लास्ट साइन होगा फिज़िकल कांटेक्ट का, मतलब लाइक वो आज के बाद अपनी ग्रैंड मदर से वो शायद ही कभी उनको हग कर पाए या उनको कभी भी मिल पाए। उन्हें लगा था कि 5 साल का कोर्स है, तब कुछ भी हो सकता है, बट दैट वॉज नॉट सो। पर वो गलत थे, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। तो स्टेशन पे उनकी ग्रैंड मदर उन्हें वापस लेने आती है, जब वो 5 साल बाद अपना ग्रेजुएशन वगैरह जो भी पढ़ाई होती है आगे फर्दर वाली वो कंप्लीट करके वापस आते हैं। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और जो उन्हें देखते हैं तो फिर उन्हें दिखता है कि वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही, वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो उनके पास अभी भी, उनकी ग्रैंड मदर के पास अभी भी वर्ड्स, मतलब बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उन्होंने बस उन्हें अपने आर्म्स में क्लास्प किया, मतलब गले लगाया, और अपने जो उनकी जो रिसाइट करी थी वो प्रेयर्स को, मतलब अपने जो प्रेयर्स को वो जाप रही थी, वो उनको तब सुन सकते थे, मतलब जो हमारे ग्रैंडसन है वो उनको सुन सकते थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। तो जब इवन तो वापस आए इतना टाइम बाद, 5 साल बाद, तब भी उनकी ग्रैंड मदर उनके मिलने पे इतना ज़्यादा खुश नहीं हुई, जबकि और उनके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे, मतलब उनके जो सबसे दिन के खुशी वाले मोमेंट होते हैं, वो तब भी स्पैरोज के साथ थे। whom she fed longer with her frivolous rebukes। और वो उनको फ्रिवलस रिब्यूक्स के साथ फीड करती थी। फ्रिवलस मतलब केयर फ्री, बिल्कुल माइंडलेस, बिल्कुल ऐसे मज़े मज़े में कुछ भी कर देना। रिब्यूक्स मतलब उनको थोड़ा बहुत डांट फटकार करना, पर वो मजाक में होता है। तो वो ऐसे खिलाते वक्त भी उनको ऐसे डांट फटकार के खिलाती थी, मजाक मजाक में। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। तो शाम को कुछ अलग सा हो गया उनके ऊपर, मतलब वो चेंज हो गए बिल्कुल। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने प्रेयर नहीं करा। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। तो उन्होंने अपने नेबरहुड में सारी वुमेन को बुलाया, मतलब औरतों को बुलाया, और उसके बाद अपना एक ओल्ड ड्रम लिया और फिर गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम। मतलब जो स्किन था उनके ड्रम का, मतलब जो ढोलक का, वो बिल्कुल ही ऐसे ब्रोकन डाउन था, बहुत ही ज़्यादा पुराना सा था। तो वो तब भी उसको पीटे जा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो जो वॉरियर्स होते हैं, मतलब जो लड़के आते हैं बैटल्स में, तो उनके घर आने के वक्त, जो वापस आने के वक्त जीत के जो गाने गाए जाते थे वो गाने लगी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग।
तो वो रुक ही नहीं रही थी, और फिर इस वजह से उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको उनको ज़बरदस्ती मतलब काफ़ी मनाना पड़ा कि आप मत करो इतना ज़्यादा स्ट्रेन, इतना मत गाना गाओ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ले रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। तो वो पहली बार था उनकी पूरी लाइफ में जब उन्होंने देखा कि वो प्रेयर्स नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और फिर अगले मॉर्निंग ही मतलब अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो एक माइल्ड सा फीवर था, मतलब ज़रा सा फीवर हुआ था, और जो डॉक्टर आए थे उनको चेक करने के लिए उन्होंने बोला कि ये जल्दी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। पर उनकी ग्रैंड मदर को पता था कि ये इतनी कमज़ोर और हल्की सी बात है नहीं। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। तो उन्होंने बोला कि अब मेरा अंत पास आ रहा है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ। तो उन्होंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि कुछ ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ, मतलब कुछ घंटों पहले ही उनकी लाइफ के एंड होने के शी हैड ओमिटेड टू प्रे। तो वो कहती कि मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूँ क्योंकि मैंने प्रेयर करना छोड़ दिया, मेरे आखिरी कुछ आवर्स थे ये, और उसमें मैंने प्रेयर्स नहीं किया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो इसीलिए उन्होंने वो थोड़ा रिग्रेट करती है कि उनके आखिरी वक्त वापस मतलब जा रहे हैं, अब आखिरी वक्त आ गया उनका, और वो अभी तक प्रेयर नहीं कर रही थी, उन्होंने कुछ और किया, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अंदर से गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने अपने आखिरी वक्त में प्रेयर्स नहीं करे। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि मैं अब किसी से बात नहीं करूँगी, वो बस अपने प्रेयर करने लग गए। वी प्रोटेस्टेड। तो फिर जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप अभी और स्ट्रेस मत लो, प्रेयर्स वगैरह मत बोलो, आप बस सो जाओ थोड़ा। तो उन्होंने काफ़ी मनाने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि नहीं आप मत करो प्रेयर अभी। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। तो उन्होंने बट उनके सारे प्रोटेस्ट इग्नोर कर दिए कि नहीं मेरे को तो करना है प्रेयर। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग अ बीट्स। तो बेड में अपना आराम से लेट के प्रेयर्स बोल रही थी, अपने बीट्स को जाप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। तो उनके सस्पेक्ट करने से बिल्कुल पहले ही, मतलब उससे पहले कि वो सोचे भी, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। तो उनके जो लिप्स थे वो बिल्कुल बोलना बंद कर गए, और उनकी जो रोजरी थी उनके हाथों से नीचे गिर गई। मतलब जो उनका रुद्राक्ष या जो भी माला थी वो उनके हाथ से एकदम गिर गई, और उनके फिंगर्स जो थे लाइफलेस हो गए क्योंकि अब उनमें जान नहीं है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन अ फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। तो उनके फेस पे बिल्कुल ऐसे पेल सा कलर आ गया, और पर वो बहुत ही पीसफुल लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रही हैं। तो उनके फेस पे अचानक से ऐसा पेल सा कलर आया, और फिर उनको समझ आ गया कि अब वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। तो उन्होंने उनको अपने बेड से उठाया, उनके बेड से उठा के जैसे कस्टम के हिसाब से, मतलब कस्टमरी मतलब जैसे रिवाज है, रिवाज के अकॉर्डिंग लेड हर ऑन अ ग्राउंड, और फिर उनको ग्राउंड में लिटाया और उनको कवर किया रेड श्राउड से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल। तो उसके बाद थोड़े कुछ वक्त उनके साथ वो वहीं पे बैठे, मोर्न किया, बहुत रोए, पर उसके बाद फिर वो अरेंजमेंट्स करने के लिए निकल गए क्योंकि उनको फ्यूनरल करना था। तो श्राउड वो कपड़ा होता है जो हमेशा जैसे डेड बॉडीज़ के ऊपर ऐसे कपड़ा रखते हैं, तो वो श्राउड है। और फ्यूनरल इज़ द प्रोसेस जिसमें अगर कोई मर जाता है तो फिर उनका दफनाया जाता है, उसमें बहुत रीति रिवाज होते हैं, तो वो सब करने के लिए उसको फ्यूनरल कहते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो उनके रूम में गए वो शाम को, उन एक स्ट्रेचर के साथ, मतलब जिसमें वो लिटा सके उनको, सो दैट वो उनको क्रीमेट करने के लिए, मतलब जलाने के लिए लेके जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड द वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो ऐसा शाम का वक्त हो रहा था, तो जो सन था वो सेट कर रहा था, मतलब सन वापस नीचे जा रहा था, मतलब ढल रहा था। तो फिर जो रूम था और जो वरांडा था वहाँ पे ना बिल्कुल गोल्डन गोल्डन लाइट आ रही थी, क्योंकि शाम का वक्त है, उस टाइम पर बहुत ही सुंदर सी लाइट आ रही थी उनके कमरे में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। तो फिर वो कोर्टयार्ड में ना थोड़ा सा रुके, मतलब घर से बाहर निकल के कोर्टयार्ड में रुके। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। तो बिल्कुल जहाँ से पूरे रास्ते में, वेरांडा से लेकर उनके रूम तक, जहाँ तक वो लेटी हुई थी
डेड और रैप्ड इन द स्टिफ श्राउड, मतलब जहाँ पे वो लाइफलेस पड़ी हुई थी और वहाँ पे एक रेड श्राउड के अंदर ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो वहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आए थे, मतलब वो बर्ड्स आए थे वहाँ पे बैठे हुए थे। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे। देयर वॉज नो चर्पिंग, तो उस दिन कोई भी जो बर्ड थी किसी ने भी आवाज़ नहीं निकाली, बिल्कुल भी कोई भी चहचहा नहीं रहा था। वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, तो उनकी जो मदर थी उनको बहुत ही बुरा लगा, सभी को बहुत बुरा लगा उन बर्ड्स के लिए, और उन्होंने अपने किचन से जाके कुछ ब्रेड लेके आए उनको खिलाने के लिए। फेच्ड मतलब लेके आना। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, तो वो छोटे छोटे क्रम्स में उनको उन्होंने ब्रेक किया, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, तो जैसे उनकी ग्रैंड मदर छोटे छोटे पीसेस करती थी तो उन्होंने भी वैसे ही किया। एंड थ्रू इट टू देम, और फिर उन्होंने उनको फेंक के खिला दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पर जो स्पैरोज थे वो खाने के लिए नहीं आए थे आज, उन्होंने देखा भी नहीं कि ब्रेड वहाँ पे वो फेंक रही हैं। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब उनकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वो लेके जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो बहुत ही धीरे से शांति से वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगले दिन जो उनका पोछा मारने आता था घर पे कोई, उन्होंने अब सारे ब्रेड क्रम्स साफ़ करे और डस्टबिन में फेंक दिए। तो हम देखते हैं कि कैसे जो हमारे बर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में, वो अपना रिस्पेक्ट पे करने आए थे। उन्हें पता था कि वो अब मर चुके हैं, तो उन्होंने आवाज़ भी नहीं निकाली, खाना भी नहीं खाया। इट वॉज़ लाइक दे वर वेरी सैड एंड दे वर मोर्निंग विद द फैमिली, वो फैमिली के साथ दुख मना रहे थे। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे एक बच्चा बड़े होते होते अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था, फिर कुछ वक्त के लिए उनका रिलेशनशिप थोड़ा हॉल्ट में आ गया, मतलब रुक गया, और उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। पर जब वो वापस आते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर उतनी ही खुश होती है जैसे कि कोई बैटल से कोई वॉरियर घर वापस आया होता है, तो मतलब वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट देन उन्हें पता होता है कि वो अब उनसे रिलेट नहीं कर सकते, वो उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे, पर वो अभी भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे वो खुशी खुशी में अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर देती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पुश कर देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है, स्ट्रेन ले लेती है, तो इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे उनका अंत आता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू, और हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे।